Now today we'll start with the offenses relating to marriage. So there is section 493 under chapter 20, and you know the offenses under chapter 20 are to be read with section 198 of the CRPC. It is very important, you should just keep in mind while you're reading these sections of IPC. Now section 493 says, every man who by deceit causes any woman who is not lawfully married to him to believe that she is lawfully married to him and to cohabit or have sexual intercourse with him in that belief shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. अब इसके दो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ध्यान में रखिएगा. फर्स्ट, deceit causing a false belief in existence of lawful marriage. Second, cohabitation or sexual intercourse with a person having such belief. All right. तो अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि 493 सर्टेन इंस्टेंसेस में रेप की कैटेगरी में भी जा सकता है. ऑल राइट, 493 सर्टेन इंस्टेंसेस में रेप की भी कैटेगरी में जा सकता है. ऐसा कैलकाटा हाई कोर्ट ने हेल्ड किया है. सारे हाई कोर्ट इस बात पे यूनानिमस नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली, अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे दे रहा हूँ. ये एक चीज़ पे जब गौर किया जाए कि देखिए यहाँ पे एलिमेंट ऑफ डिसीट है, धोखे का वो है, बेस है, ठीक है. तो अगर एलिमेंट ऑफ डिसीट है तो कंसेंट विशिएट हो जाएगी, जैसा कि सेक्शन 90 बताता है. अगर वुमेन हैज़ कंसेंटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, देन if that consent has been taken through deceit, then that amounts to no consent at all, है ना, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में दी गई हुई कंसेंट है. तो ऐसे में इट फॉल्स अंडर रेप. तो जो सेक्शन 493 है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसी लाइन पे होल्ड किया है कि येस, इट में इन सर्टेन टाइम्स फॉल अंडर सेक्शन 375 एज वेल. सर्टेन टाइम्स में, ऑलवेज नहीं, ध्यान रखिएगा, हर बार नहीं होगा, किन्हीं फैक्टर और सर्कमस्टेंसेस में जाता है, हर केस में नहीं जाएगा. तो सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स आपने समझ लिए. अब आपको एक डिफरेंस बता दूं कि 493 और सेक्शन 375 में मेन डिफरेंस क्या है. पहला, ये ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज है, वो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है, रेप. सेकेंडली, दोनों का पनिशमेंट डिफर करता है. रेप का पनिशमेंट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू सेक्शन 493. थर्ड डिफरेंस क्या है, 493 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और रेप इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. तो ये सबसे सब्सटैंशियल डिफरेंस है, ठीक है. अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि ये कब नहीं लगेगा. सो इफ़ अ वुमेन मैरीज अ मैन विद फुल नॉलेज दैट दैट मैन इज़ मैरिड or that man is already married, then in those cases section 493 will not be attracted. अगर जहाँ पे दूसरी वुमेन जो शादी कर रही है मैन से, उसको ये बात पता है कि द पर्सन विद whom she is marrying is already married, तो लॉ की नज़र में मैरिज नहीं हो सकती unless of course the male is Muslim, और मैरिज भी मुस्लिम लॉ के हिसाब से हो रही है. तो अगर woman is marrying such man who is already married with full knowledge about the existence of previous marriage, तो सेक्शन 493 तब अट्रैक्ट नहीं होगा, तब सेक्शन 493 नहीं अट्रैक्ट होता है. लेकिन हाँ ये है, 494 अट्रैक्ट हो सकता है. तब क्यों यहाँ पे 493 अट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि एलिमेंट ऑफ डिसीट गायब है ना. याद रखिएगा, डिसीट के थ्रू जब यहाँ पे मैरिज की गई है या डिसीट के थ्रू एक फॉल्स बिलीफ एक पैदा किया गया है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लॉफुल मैरिज, और उसके बाद कोहैबिटेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है विद द पर्सन जिसके अंदर ये बिलीफ है कि दे आर लॉफुली मैरिड, देन सेक्शन 493 इज़ अट्रैक्टेड. और ध्यान रखिएगा, सेक्शन 493 पेनलाइजेस अ मैन. ऑल राइट, दिस ऑफेंस इज़ नॉट जेंडर न्यूट्रल. अब आपको एक केस बताता हूँ, एमपी हाई कोर्ट का है, बस इसको जानकारी के लिए सुनिए, ये कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. अब इसमें एक क्वाशिंग पिटीशन गया एमपी हाई कोर्ट के सामने. केस का नाम है महेश कुमार धवन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 2012, क्रिमिनल लॉ जर्नल, पेज नंबर 1639. अब इसमें कंप्लेनेंट ने एलिगेशन ऑफ फ्रॉड और सप्रेशन ऑफ प्रीवियस मैरिज का फैक्ट और फिर फिजिकल रिलेशनशिप
under the belief that she is a legally wedded wife of the accused person. इन सारी चीज़ों के फैक्चुअल एक्यूजेशंस को लेके उन्होंने एक केस बनाया मैन के खिलाफ रिगार्डिंग रेप एंड ऑल्सो अंडर सेक्शन 493. तो जो अक्यूज पर्सन था वो हाई कोर्ट पहुंचा क्वेश्चन के लिए कि यहाँ पे क्या कहते हैं, जो चार्ज है रेप का उसको क्वाश कर देना चाहिए, और क्योंकि इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बन रहा. ये पेटिशनर का कहना था हाई कोर्ट के सामने. तो हाई कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने सीधे इतनी सी बात कही कि जब हम पूरा केस पढ़ते हैं, ये कंप्लेनेंट को कह रहा है बाय द वे हाई कोर्ट, और कहता है कि जब हम पूरी कंप्लेंट पढ़ते हैं तो हमें क्या एलिगेशंस मिलते हैं. फर्स्ट मिलता है एलिगेशन ऑफ फ्रॉड प्लेड बाय द पिटिशनर बाय सप्रेसिंग द फैक्ट ऑफ अर्लियर मैरिज, and then there is an allegation of physical relationship under a belief that she is a legally wedded wife of the petitioner. So after that the High Court held that a bare perusal of the provision of section 393 and 395 of the IPC shows that the bodily relationship or sexual intercourse by a husband with his second wife will fall under the category of the offence under section 493 and 495 of the IPC, but it cannot be treated as rape as defined in section 375 of the IPC. So according to the High Court, is an independent offence, the cognizance of which can be taken by the court on the basis of the complaint filed by the complainant herself. Therefore, the offence punishable under 376 of the IPC is not made out, as the allegation of sexual intercourse by the petitioner with the complainant falls under the category of 493 and 495 IPC, but not in the category of rape as defined under section 375 of the IPC. तो ऑब्वियसली इस केस में FIR हुई थी, और आप जानते हैं नॉन कॉग्निजेबल केसेस में FIR नहीं होती है. ऑलराइट, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में FIR नहीं होती है, वहाँ पे NCR होती है, और आपको मैजिस्ट्रेट को फॉर्मली एक कंप्लेंट करनी होती है, तभी लॉ मोशन में आता है नॉन कॉग्निजेबल केसेस में. इनफैक्ट पुलिस ऑफिसर्स डू नॉट इवन हैव एन अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द कंसेंट ऑफ द एरिया मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 155 सबसेक्शन 2 ऑफ द CRPC, इफ यू रिमेंबर. तो MP हाई कोर्ट का मैंने आपको व्यू इसलिए बता दिया क्योंकि मैं आपको बस इतना बताना चाहता था कि यूनानिमस व्यू नहीं है हाई कोर्ट्स के बीच में. गुवाहाटी हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट और MP हाई कोर्ट इस मामले में थोड़ा डिफ़र करते हैं. इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि हर केस में नहीं जाएगा 493 का ऑफेंस रेप में. बहुत कम केसेस हैं जहाँ पे जा सकता है. ऑलराइट, तो पॉसिबिलिटी है, जाने की पॉसिबिलिटी है, बट हर केस में जाएगा या नहीं, दैट इज़ नॉट सर्टन. इतना सर्टन है कि सेकेंड वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स डज नॉट अमाउंट टू रेप. ये तो पोजीशन हाई कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं उससे आपको सीधे दिख रहा है. अब इस पर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यूनानिमस है नहीं जिसने लॉ सेटल किया है, तभी आपको ये बताना पड़ रहा है. वरना अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है जिसमें लॉ सेटल्ड हुआ है तो मैं वही बता देता. एनीवेज, नाउ वी कम टू सेक्शन 495. इट सेज whoever having a husband or wife living marries in any case in which such marriage is void by the reason of its taking place during the life of such husband or wife shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. ये बाइगेमी है, ठीक है. और देखिए यहाँ पे एनी मैन नहीं शब्द यूज़ हुआ है, यहाँ पे whoever शब्द यूज़ हुआ है. इसका क्या मतलब है? द लॉ इज जेंडर न्यूट्रल, बोथ मैन एंड वुमेन आर लाइबल अंडर सेक्शन 494. अब एक्सेप्शन, दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड to any person whose marriage with the husband or wife has been declared void by the court of competent jurisdiction. तो अगर कोर्ट ने अगर मैरिज को void डिक्लेयर किया है और तब किसी पर्सन ने सेकेंड मैरिज कर लिया तो सेक्शन 494 नहीं अप्लाई करेगा. Nor to any person who contracts a marriage during the life of the former husband or wife. So मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट बनाना during the life of former husband or wife is also within the exception. If such husband or wife at the time of subsequent marriage shall have been continually absent from such person for the space of 7 years and shall not have been heard of by such person as being alive within the time provided. So अभी मैं थोड़ा यहीं पे रुकता हूँ. यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट है ना एक्सेप्शन का, ये वो बात कर रहा है कि अगर आदमी को आपने या वाइफ को आपने 7 साल से
उसके बारे में नहीं सुना है, कहाँ है, किधर है, गायब हो गया है दैट पर्सन, स्पाउस गायब हो गया है, तो ऐसे में इफ दैट पर्सन हैज़ नॉट बीन हर्ड फॉर 7 years और हैज़ नॉट बीन हर्ड एज बीइंग अलाइव फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years, तो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज कर सकते हैं, ठीक है. इनफैक्ट यू कैन इवन हैव अ सेकेंड मैरिज प्रोवाइडेड that the person contracting with such subsequent marriage shall, before such marriage takes place, informs the person with whom such marriage is contracted of the real state of facts, so as the same are within his or her knowledge. तो प्रोवाइजो क्या कह रहा है, एक्सेप्शन का वो कह रहा है कि आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा ऑपोजिट पार्टी को रियल स्टेट ऑफ फैक्ट को लेके, कि आपको ये नहीं पता है कि आपका स्पाउस किधर है. जो व्यक्ति सेकंड मैरिज कर रहा है उसको ये नहीं पता उसका स्पाउस किधर है, और वो दूसरी पार्टी को बता दे कि आपकी पिछले 7 साल से नथिंग हैज़ बीन हर्ड फ्रॉम हिम और हर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द केस हु इज़ द स्पाउस. तो सेक्शन का जो एक्सेप्शन है वो मैंडेट करता है टू इन्फॉर्म द ऑपोजिट पार्टी अबाउट द रियल स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए. अभी जो 7 years का जो एक्सेप्शन है ये आर वर्सेस टॉल्सन की वजह से आया है. आर वर्सेस टॉल्सन में क्या हुआ था, बस जानकारी के लिए रखिए कि इनका जो हस्बैंड था टॉल्सन का वो गायब हो गया था काफ़ी टाइम के लिए, 7 साल के लिए गायब रहा एकदम से. अब उसे पता नहीं कहाँ है, किधर है. इन्होंने दूसरी शादी कर ली वो एकदम से अपीयर हो गया और प्रोसिक्यूट कर दिया, पता नहीं कैसे. अब प्रोसिक्यूट कर दिया जब उसने, तो इन्होंने बताया कि भाई 7 साल तक हमने उसके बारे में सुना नहीं था, हमें लगा वो मर चुका है. अब जब वो उनको लगा कि वो मर चुका है तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली. शी वांटेड टू मूव ऑन इन लाइफ. तो कोर्ट ने इस केस में उनकी मेंसरी एब्सेंट पाई थी और बोला था कि इट डज़ नॉट अमाउंट टू बाइगेमी, ठीक है. यहाँ पे बाइगेमी के लिए उनको पनिशमेंट नहीं दिया था. तो कोर्ट ने बहुत ऑनेस्टली बोला कि जो यहाँ पे टॉल्सन से एक ऑनेस्ट और रीजनेबल मिस्टेक हुई है, और ये कोई नेग्लिजेंस या मैलिशियस या फ्रॉडुलेंट एक्ट उनकी नहीं थी. तो ऐसे केस में टॉल्सन इज़ नॉट लाइबल फॉर बाइगेमी. ऑफ कोर्स यू रिमेन एब्सेंट फॉर 7 years, एंड इफ अ पर्सन रिमेन्स एब्सेंट फॉर 7 years as a spouse and the co-spouse knows nothing about him or her, तो ऐसे में क्या होगा, if that person marries someone else then that could not be said to be bigamy. हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें क्या ज़रूरी है कि जो एब्सेंस ऑफ 7 years है ना, इसमें ये भी होना चाहिए कि दैट पर्सन हैज़ नॉट बीन हर्ड टू बी अलाइव विद इन दैट टाइम. तो फिर किसी को नहीं पता होना चाहिए whether that person is alive or not, ठीक है. तो इसके कंटेक्स्ट में आप एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 108 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ना, सेक्शन 108, वो भी कहती है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट अ पर्सन इज अलाइव हु हैज़ नॉट बीन हर्ड फॉर 7 years इज ऑन द पर्सन वो अफर्म्स इट. अगर कोई पर्सन 7 साल से जिसके बारे में नहीं सुना गया है, और सवाल ये है कि whether that man is dead or alive, and it is proved that such person has not been heard for a period of 7 years by those who would have naturally heard from him if he had been alive, the burden of proving that he is alive is shifted to the person who affirms it. तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है. देखिए IPC CRPC और एविडेंस के बीच में इंटरप्ले होता है, सो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, इट हैज़ टू बी देयर. अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 494 जो है it does not apply on Muslim males, ठीक. A Muslim male cannot be held liable for bigamy if he is marrying in accordance with the procedure of Sharia. अब आपको पता है कि इंडियन शरीयत एक्ट 1937 सिविल लॉ के एस्पेक्ट में शरीयत लॉ को अलाउ करती है, सिविल लॉ के एस्पेक्ट में, क्रिमिनल लॉ में नहीं. सो अ मुस्लिम मैन इज़ कॉम्पिटेंट टू मैरी 4 wives. 5th मैरिज इरेगुलर होती है, वॉइड नहीं होती है. मुस्लिम लॉ का एक पॉइंट अभी बता दे रहा हूँ, इंडिया में जो 5th मैरिज अगर कर ली किसी मुस्लिम मेल ने तो वो इरेगुलर मैरिज कहा जाता है, वॉइड नहीं होती है 5th मैरिज, इट इज़ इरेगुलर. लेकिन जो प्रॉपर प्रोसीजर है, मुस्लिम मेल कैन हैव अप टू 4 wives, ठीक, दैट इज़ अप टू 4 wives. पर शादी फिर मुस्लिम लॉ के हिसाब से ही होनी चाहिए. अगर मान लीजिए किसी मुस्लिम मेल ने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर ली तो बाइगैमी का लॉ अप्लाई हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है. थोड़ा ऑफ पॉइंट चल के मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बहुत बात अभी से क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ
कि अगर मुस्लिम लॉ से हट के शादी की गई है, लेट अस सपोज स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के रूल्स अप्लाई करेंगे। बायगैमी फिर आप नहीं कर सकते, फिर आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर आपने कर ली, इफ़ यू आर अ मुस्लिम मेल, देन यू वुड बी लायबल अंडर सेक्शन 494, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो फिर रूल्स ऑफ शरीयत अप्लाई ही नहीं हो रहे। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, 494 के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट, अक्यूज मस्ट हैव कॉन्ट्रैक्टेड फर्स्ट मैरिज। सेकेंड, ही मस्ट हैव मैरिड अगेन। थर्ड, फर्स्ट मैरिज मस्ट बी सबसिस्टिंग। फोर्थ, स्पाउस मस्ट बी लिविंग। ये 4 इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई हो गए तो क्या होगा? अ पर्सन वुड बी हेल्ड लायबल फॉर बायगैमी। अब एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं। लेट अस सपोज देयर इज़ अ हिंदू मेल और क्रिश्चियन मेल वो थिंग्स कि यार वो इज़ मैरिड। पहले ये समझ लीजिए कि हिंदू मेल या क्रिश्चियन मेल मैरिड है। अब वो सोचता है कि यार मुझे भी दूसरी शादी करनी है, तीसरी शादी करनी है, लेट अस सपोज, या मुझे और वाइफ्स चाहिए, लेट अस सपोज। तो क्या वो कन्वर्ट होके दूसरी शादी कर सकता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैरिज? Let us suppose a Hindu male or a Christian male wants to convert to Islam for the purpose that they need to have more than one wife. Let us suppose. तो क्या ऐसा हो सकता है? इसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कन्वर्जन सिर्फ इस वजह से हुआ है कि दैट अ पर्सन वांट्स टू मैरी समवन, सो दैट इज एक्चुअली नॉट द करेक्ट वे, because you're not actually submitting to God, you're not actually believing in a faith, you just want to obtain the benefits and the provisions of that faith. You want to take benefit of the provisions of that faith. That is the only thing that you are concerned about. So the Supreme Court in the case of Sarla Mudgal versus Union of India and Lily Thomas versus Union of India has categorically stated that a person who after conversion to Islam contracts a second marriage without dissolving his first marriage would be held guilty of section 494. ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दोनों में हिंदू मेल्स थे, वो कन्वर्टेड टू इस्लाम इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड मैरिज। तो ये बात याद रखिएगा कि दे वुड बी हेल्ड लायबल फॉर बायगैमी और कन्वर्जन उन्हें बचा नहीं पाएगा। अब मुस्लिम लॉ की आपको एक और पेक्यूलर बात बताता हूँ कि अगर इस्लाम में एक ख़ास बात क्या है कि मोहम्मदन लॉ में इफ़ हस्बैंड बिकम्स अपोस्टेट फ्रॉम इस्लाम, मुल्हिद हो जाता है, तो जो मैरिज टाई है ना बिटवीन अ मुस्लिम वुमन एंड बिटवीन द फॉर्मर मुस्लिम मैन, वो डिज़ोल्व हो जाता है ऑटोमेटिकली। एंड इन दिस केस द वाइफ इज़ एंटाइटल्ड टू हैव सेकेंड मैरिज। ठीक है, वो जो टाई डिज़ोल्व होता है वो ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व होता है। तो एक केस आपको बताता हूँ इस पॉइंट पे। क्या हुआ था कि देयर वाज अ मोहम्मदन मेल वो कन्वर्टेड टू अहमदिया सेक्ट ऑफ इस्लाम। अब जिसको नहीं पता अहमदिया सेक्ट क्या होता है, इस्लाम में 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ होते हैं। ऑलराइट, सो फेथ वहाँ पे ईमान, 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ और ईमान। First is belief in the existence of oneness of God, Allah. Second, belief in existence of angels. Third is belief in the existence of book of which the God is author, the Quran, which was revealed to Prophet Muhammad, the Gospels, which was revealed to Jesus, the Torah, which was revealed to Prophet Moses, and Psalms, which was revealed to David. Fourth, belief in the existence of all prophet and Prophet Muhammad being the last of them, and Jesus the penultimate and others sent before him. इनमें भी बिलीफ रखना होगा, ठीक है, इनमें भी ईमान रखना होगा। फिफ्थ, बिलीफ इन एग्जिस्टेंस ऑफ डे ऑफ जजमेंट, आखिरत। In that day, humanity will be divided into 2 groups, that is the paradise, one is the group which goes to paradise and other to hell. These groups are themselves composed of subgroups. Sixth is belief in the existence of God's predestination, whether it's good or bad. ये 6 articles of faith कहे जाते हैं। All right, and this is very preliminary aspect of Islamic law, theology side पे। तो जो अहमदिया सेक्ट है ना,
वो 4th पॉइंट को वायलेट करता है। द 6th आर्टिकल ऑफ फेथ में जो इस्लाम में है उसमें से जो 4th पॉइंट है, दैट प्रॉफिट मोहम्मद इज द लास्ट ऑफ प्रॉफिट, है ना। अहमदिया सेक्ट कहता है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद भी देर इज़ वन मोर प्रॉफिट एंड दैट इज़ मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ठीक है। वो वॉज द फाउंडर ऑफ द अहमदिया सेक्ट। तो वो कहते हैं कि ही इज़ द लास्ट प्रॉफिट। तो इस पे बड़ा डिस्प्यूट है। ऑल राइट, इनफैक्ट जो प्रीडोमिनेंट व्यू है इस्लामिक कम्युनिटी का, दे डू नॉट कंसिडर अहमदिया मुस्लिम्स। लेकिन जो नॉन इस्लामिक कम्युनिटी है या जो सेक्युलर कम्युनिटी है वो अहमदिया को मुस्लिम कम्युनिटी में ही शामिल करती है, वो एक सेक्ट ऑफ इस्लाम मानती है। तो एक केस हुआ था, बहुत पुराना सा केस है, उसमें क्या हुआ था कि द हस्बैंड कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू अहमदिया सेक्ट। तो वाइफ ने बोला कि तुम तो अपोस्टेट हो गए हो, तो अब मैं दूसरी शादी कर लूँगी। तो उसने दूसरी शादी कर ली। तो जब वाइफ को प्रोसिक्यूट किया गया बायगैमी के लिए, तो एक पॉइंट रखा गया था कोर्ट में कि सिंस द हस्बैंड इज़ कन्वर्टेड टू द अहमदिया सेक्ट ऑफ इस्लाम, नो सॉरी नॉट अहमदिया सेक्ट ऑफ इस्लाम, उसने बोला कि अहमदिया सेक्ट में कन्वर्ट हो गए, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद इस्लाम एंड नाउ आई कैन मैरी अनदर मुस्लिम मेल। तो ऐसे में कोर्ट ने बोला कि इवन दो थियोलॉजिकली स्पीकिंग और बाकी जगह की चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो मुस्लिम कम्युनिटी अहमदियास को मुस्लिम नहीं मानती है बिल्कुल भी। बट इवन देन द प्रीडोमिनेंट व्यू अकॉर्डिंग टू अस इज दैट अहमदियास आर ओनली द सेक्ट ऑफ इस्लाम, क्योंकि वो बाकी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं इस्लाम की। तो इसलिए कोर्ट ने इस केस में बोला कि सिंस अहमदीज बीइंग द सेक्ट ऑफ इस्लाम, then it cannot be said that the person is an apostate। ये नहीं कहा जा सकता कि he is an apostate, क्योंकि he is still believing in Allah, he is just believing in one more prophet, and because of that you would be held guilty of bigamy, क्योंकि you married during the lifetime of your husband। अब अहमदियास को एक और बात बता दूँ, कादियानी भी कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों एक ही सेक्ट हैं। अभी जो 6th आर्टिकल ऑफ फेथ की बात मैंने बताई, ये मैं थियोलॉजिकल एस्पेक्ट से बता रहा हूँ। कोर्ट इसमें नहीं गया था और कोर्ट उसमें जा भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें उलेमाज और उन सारी चीज़ों की बात होती है। पर डोमिनेंट व्यू यही है कि अहमदियास और कादियानीज आर नॉट कंसिडर्ड टू बी मुस्लिम्स, क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ फेथ का वायलेशन कर रहे हैं। आर्टिकल ऑफ फेथ कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद हैज़ टू बी द लास्ट प्रॉफिट, और ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद को भी प्रॉफिट मानते हैं। तो दैट इज़ वाई इट वॉज कंसिडर्ड दैट इज़ अन इस्लामिक बाय द इस्लामिक कम्युनिटी। इस्लामिक कम्युनिटी के हिसाब से दे आर नॉट Muslims, but according to the secular community and according to the judicial view, Ahmadiyya is just a sect of Islam। क्योंकि if you ask an Ahmadiyya that what religion do you profess, तो वो बोलेगा I am a Muslim, वो ये बोलेगा। That is why courts do not just make a matter very complex। वो सीधे पूछ लेते हैं what faith do you profess, उसने बोला मुस्लिम, कोर्ट ने कहा ठीक है। You're getting my point? So that was one aspect which I wanted to explain to you about द इस्लामिक एक्सेप्शन जो प्रेजेंट है, जो कि 494 में लिखा कहीं नहीं है, लेकिन व्हेन यू रीड इंडियन शरीयत एक्ट और यू अंडरस्टैंड द शरिया एंड मुस्लिम लॉ, देन यू वुड बी वेरी क्लियर कि ये भी एक्सेप्शन है। मुस्लिम लॉ पे, मुस्लिम मैन पे नहीं अप्लाई होगा सेक्शन 494। बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा नहीं है, बट इवन देन इट्स देयर। और साथ ही मैंने आपको मुस्लिम लॉ का एक और पॉइंट बताना ज़रूरी समझे, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए कि अ मुस्लिम वुमन who has married a Muslim male in accordance with the Islamic rites, her tie with the husband will dissolve the moment the Muslim male becomes an apostate। ठीक है, बात का ध्यान रखिएगा। Now we come to section 495। सेक्शन 495 कुछ नहीं है, 494 की ही एक स्पीशी है। इट इज़ एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्शन 494। 494 कहता है कि अगर किसी 495 कहता है कि whoever commits the offence defined in the last preceding section, having concealed from the person with whom the subsequent marriage is contracted the fact of the former marriage, shall be punished with the imprisonment of either description of a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो पीरियड बढ़े आता है। 494 में 7 साल एंड फाइन था, यहाँ पे 10 साल एंड फाइन है। यहाँ पे क्यों पनिश किया जा रहा है 10 साल में? क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट ऑफ कंसीलमेंट है।
ठीक है। और कंसीलमेंट और सीक्रेसी में मेंस रिया और जो क्रिमिनल इंटेंट है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो 494 में इसीलिए 10 साल की सज़ा है। Now we come to section 496. Whoever dishonestly or with fraudulent intention goes through a ceremony of being married, knowing that he is not thereby lawfully married, shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. अब ये जो सेक्शन है इसको मॉक मैरिज भी कहा जाता है, ठीक है। इट पेनलाइजेज मॉक मैरिज, कि अगर कोई लेट अस सपोज धोखे में रखने के लिए एक शादी की एक मॉक सेरेमनी करता है and then pretends that they are actually married, तो 496 उसको पनिश करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा इंटेंशन है जिसको पनिश किया गया, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, वही चीटिंग वाली बातें हैं, डिसेप्शन, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, और ये नॉलेज होते हुए भी मॉक मैरिज की, देन यू विल बी पेनलाइज्ड अंडर दिस सेक्शन। इसको इलैबोरेट करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको डिसेप्शन क्या कहते हैं, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन का मतलब पहले से ही पता है, क्योंकि वही चीटिंग में भी समझाया। अब जब उन्हीं डेफिनेशंस का जब आप मतलब समझ लेते हैं ना, तो जब आप आगे कोई भी सेक्शन पढ़ते हैं देन यू अंडरस्टैंड कि किस कंटेक्स्ट में वो बात बोली जा रही है। तो ध्यान रखिएगा इस सेक्शन के 2 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। फर्स्ट इज डिसऑनेस्टली और विद फ्रॉडुलेंट इंटेंशन गोइंग थ्रू द सेरेमनी ऑफ मैरिज, एंड सेकेंड इज नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन गोइंग थ्रू द सेरेमनी दैट ही इज नॉट देयर बाय लॉफुली मैरिड, तब उसको पनिशमेंट मिलेगा। अब यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स या बाकी चीज़ों की बात नहीं की गई है, यहाँ पे मॉक मैरिज को पेनलाइज किया गया है अगर वो मैरिज डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से की गई है, और जिस पर्सन ने वो मॉक मैरिज की है ही हैज़ फुल नॉलेज ऑफ दैट फैक्ट दैट द पार्टीज आर नॉट लॉफुली मैरिड। अब आ जाते हैं सेक्शन 497 पे। तो 497 में अगर आपको शॉर्ट में सुनना है तो 497 स्ट्रक डाउन हो चुका है, ठीक है। किस केस में स्ट्रक डाउन हुआ है? जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके पुराने जजमेंट्स क्या थे जिसको ओवर रूल किया जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने? पहला जजमेंट जो ओवर रूल किया है वो है यूसुफ अब्दुल अजीज़ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। दूसरा जजमेंट कौन सा ओवर रूल किया? सौमित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। किस ग्राउंड पे ओवर रूल किया? इस ग्राउंड पे ओवर रूल किया कि सेक्शन 497 में बहुत सारी एनोमलीज और इनकॉन्ग्रुइटीज़ हैं। क्या है? पहला, फर्स्ट इज अंडर सेक्शन 497 it is only the male paramour who is punishable for the offense of adultery. Woman who is pari delicto with the adulterous male is not punishable even as an abettor. दूसरी incongruity क्या है? The section only gives the right to prosecute the husband of an adulterous wife, and on the other hand the wife of an adulterous man has no similar right to prosecute her husband. ठीक है, क्यों ऐसा है? 497 को देखिएगा। 497 में, सेक्शन 497 में, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ पर्सन who is and whom he knows has a reason to believe to be wife of another man without the consent or connivance of that man. ये यहाँ पे बड़े एसेंशियल टर्म्स है। तो यहाँ पे 497 इज अ क्राइम कमिटेड अगेंस्ट अ मैन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 497। तो यहाँ पे मैन की कंसेंट लेना बड़ा ज़रूरी था। अगर उसकी कंसेंट के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है एंड दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स डज नॉट अमाउंट टू रेप, तब वो अडल्ट्री कहलाता था। तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि वाइफ के पास कोई राइट नहीं है अडल्टरिंग हस्बैंड को पनिश करने का, क्योंकि 497 ओनली गिव्स द राइट टू प्रोसिक्यूट द हस्बैंड ऑफ द अडल्टरस वाइफ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। Then third incongruity was that section 497 of the IPC, when read with section 198 subsection 2 of CRPC, only empowers the aggrieved husband of a married wife who has entered into adulterous relationship to initiate the proceeding for the offense of adultery. Fourth is the act of the married man engaging in sexual intercourse with an unmarried or divorced woman will not constitute adultery under section 497. Fifth is if an adulterous relationship between a man and a married woman takes place with the consent and connivance of husband, it would not constitute the offense of adultery. So इसकी वजह से सेक्शन बड़ा anomalous है और it is liable to be struck down. It was held by the Supreme Court that it was liable to be struck down on the ground of it being arbitrary and discriminatory. तो कौन से 2 आर्टिकल्स के बेसिस पे इसको स्ट्रक डाउन किया गया था? आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन, हाउएवर इट डज नॉट फॉरबिड रीजनेबल क्लासिफिकेशन। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी
आर्टिकल 14 के कंटेक्स्ट में कोई लॉ टेस्ट होता है तो क्या चीज़ें देखी जाती हैं? फर्स्ट, द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया विच डिस्टिंग्विशेज द पर्सन और थिंग्स दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड सेपरेट्स देम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रुप. And second, the said intelligible differentia has a rational axis with the object sought to be achieved. ये दोनों ही चीज़ें 497 में एब्सेंट पाई गई. तो पहला क्लासिफिकेशन जो आर्टिकल 14 के टेस्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने देखा वो ये देखा कि इट इज़ द ओनली द हस्बैंड ऑफ द मैरिड मैन वो हैज़ द राइट टू प्रोसिक्यूट. तो अगर हस्बैंड अडल्ट्री में इंडल्ज करे तो वाइफ उसे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती. कन्वर्सली, अ मैरिड वुमन हु इज़ द a married woman who is the husband of an adulterous man cannot prosecute either the husband or his paramour. ठीक है, तो इस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्लासिफिकेशन ठीक नहीं है. सेकंड क्लासिफिकेशन उसने देखी जो सुप्रीम कोर्ट ने कि ऑन द बेसिस ऑफ who कैन बी प्रोसिक्यूटेड, कौन प्रोसिक्यूट हो सकता है. तो देखा कि इट इज़ ओनली द अडल्टरस मैन हु कैन बी प्रोसिक्यूटेड. वाइफ को तो पनिश ही नहीं किया जा सकता इवन एज एन अ बेटर. तो ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो, इट डजंट सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ आर्टिकल 14. और एक और बात बोली जो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा है यूनिवर्सिटीज़ में, तो आर्टिकल 14 के कंटेक्स्ट में आपको एक बात बताता हूँ कि जो लॉ है अगर मान लीजिए एक टाइम के लिए सही था तो हो सकता है फ्यूचर में वो सही ना रहे. ठीक है, a law which is justified at the time of its enactment with the passage of time may become outdated and discriminatory with the evolution of the society and the changed circumstances. What may once have been perfectly valid legislation meant to protect a person in a historical background may become after a period of time obsolete and archaic. ठीक है, बात का ध्यान रखिएगा. तो यही हुआ था इसमें भी. And this article was struck down. दिस सेक्शन वॉज स्ट्रक डाउन. दूसरे आर्टिकल जिसका वॉयलेशन पाया सुप्रीम कोर्ट ने वो था आर्टिकल 15(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ एन एनेबलिंग प्रोविजन विच परमिट्स द स्टेट टू फ्रेम बेनिफिशियल लेजिस्लेशन इन फेवर ऑफ अ वुमेन एंड चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट एंड अपलिफ्ट दिस क्लास ऑफ सिटीजन. अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि 497 इज अ पेनल प्रोविजन फॉर द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री, an act which is committed consensually between two adults. तो अगर देखा जाए तो दो कंसल्टिंग अडल्ट्स इफ दे वांट टू इंडल्ज इनटू एन अडल्टरस इंटरकोर्स तो ये सिविल ग्राउंड का एक्शन होना चाहिए, क्रिमिनल लॉ का नहीं होना चाहिए. अब एक ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी उठाया गया था कि 497 इट इज़ अ बेनिफिशियल प्रोविजन फॉर वुमेन. सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, इट्स नॉट अ बेनिफिशियल प्रोविजन फॉर वुमेन. अगर दो लोग कंसेंटिंग अडल्ट्स हैं and they want to indulge into a sexual intercourse, then it's up to them. Why should the state intervene? Similarly, in case Puttaswamy versus Union of India, जहाँ पे right of privacy आर्टिकल 21 में पाया गया है, उसका भी नोट लिया सुप्रीम कोर्ट ने और बोला कि केस पुट्टास्वामी में 3 चीज़ें रेलेवेंट हैं. फर्स्ट, कि जब भी लॉ राइट टू प्राइवेसी के पॉइंट पे टेस्ट किया जाएगा तो पहली चीज़ देखी जाएगी legality which postulates the existence of law. Second is need defined in terms of a legitimate state interest, and third is proportionality कि कितना proportionate में है law as compared to the need due to which the law has been enacted. तो ये देखने के लिए rational access है between the object and the means which are being adopted by the state. तो कोर्ट ने पाया कि right to privacy का भी violation है. So 497 as it stands today is liable to be struck down. और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने और भी फिलोसफिकल ऑब्जर्वेशन किए थे कि ये सेक्शन जो है वुमेन को चैटल की तरह ट्रीट करता है. और ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि ये मॉरल रॉन्ग तो है लेकिन इसको क्रिमिनल लॉ के एम्बिट में नहीं लाया जा सकता, इसको सिविल लॉ के एम्बिट में रखना सही है. तो फिर राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21, आर्टिकल 15(3) और आर्टिकल 14 के ग्राउंड पे सेक्शन 497 को स्ट्रक डाउन कर दिया गया एंड इट वॉज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 21. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक और चीज़ देखी, सेक्शन 198(2) ऑफ द CRPC. अब ये कम लोगों को पता है जिन्होंने जजमेंट पूरा नहीं पढ़ा है, जिन्होंने सिर्फ हेडिंग पढ़ी है.
अब जजमेंट जब आप पूरा पढ़ते हैं देन यू रियलाइज कि सेक्शन 198(2) ऑफ द सीआरपीसी विच कंटेन्स द प्रोसीजर फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर चैप्टर 20 ऑफ द आईपीसी इज ऑल्सो स्ट्रक डाउन ओनली टू द एक्सटेंट एज इट्स एप्लीकेबल टू द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री अंडर सेक्शन 497. तो ये बात ध्यान रखिएगा. साथ में सुप्रीम कोर्ट ने सौमित्री विष्णु और जितने भी जजमेंट्स थे जो सुप्रीम कोर्ट के अर्ली जजमेंट थे जिन्होंने 497 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अपहेल्ड की थी, उनको स्ट्रक डाउन कर दिया, सॉरी उनको ओवर रूल कर दिया. सौमित्री विष्णु को ओवर रूल किया, वी रेवती के केस को ओवर रूल किया और डब्ल्यू कालियानी के केस को ओवर रूल किया. ये सारे वही केसेस हैं जहाँ पे 497 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अपहेल्ड की गई थी. तो दैट वाज रिलेटिंग टू सेक्शन 497. अब आप उस पर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने स्टडी नोट पे आपको वी रेवती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आपका के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अब्दुल अजीज़, सौमित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन सारे के केस दिए हुए हैं, क्या हेल्ड हुआ था क्या नहीं हेल्ड हुआ था. आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा. साथ में थियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ 497 भी दिया हुआ है कि हामुराबी कोर्ट ऑफ लॉ में क्या था पनिशमेंट इसका अडल्ट्री का, क्रिश्चियनिटी में क्या था पनिशमेंट अडल्ट्री का, इंग्लैंड में कैसे लॉ डेवलप हुआ. अब ये हिस्टोरिकल एनालिसिस है, एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ. इंटरेस्ट लगे तो स्टडी नोट्स में पढ़ लीजिएगा. मनुस्मृति में क्या लिखा था, मनुस्मृति में ये लिखा था, आपको बता दूँ क्योंकि ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है. मनुस्मृति में लिखा था कि अगर कोई एडल्ट्री कमिट करता है एंड ही इज़ एडिक्टेड टू द इंटरकोर्स विद द वाइव्स ऑफ अदर मैन, तो उसको एक डेटरेंट पनिशमेंट देना चाहिए विच इज़ फॉलोड बाय बैनिशमेंट. धर्मसूत्र लेकिन फिर हर चीज़ पे अलग अलग बोले हैं. सारे मनुस्मृति के बाद यजनावाक और नारद स्मृति अलग पनिशमेंट प्रेस्क्राइब करती हैं. सो यूनानिमस नहीं है इन सारी चीज़ों पे. और वहीं पे अपस्तंभा धर्मसूत्र है, वो भी एडल्ट्री को पनिश करता है क्राइम से, पर पनिशमेंट क्या देता है, पनिशमेंट देता है कि वो जो भी पनिशमेंट है वो पर्सन की क्लास पे डिपेंड करना चाहिए कि वो किस क्लास को या किस वर्ण को बिलोंग करता है. वही गौतम धर्मसूत्र है, वो कहता है कि जहाँ पे अडल्ट्री की गई है तो ऐसे पर्सन ने जो अडल्टरर है उसको लाइफ ऑफ चैस्टिटी 2 साल के लिए करनी चाहिए, कि मतलब वो 2 साल के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा किसी भी हाल में. और अगर उस पर्सन ने किसी वैदिक स्कॉलर की वाइफ के साथ अडल्टरस इंटरकोर्स किया है तो फिर 3 साल का लाइफ ऑफ चैस्टिटी उसे फॉलो करना होगा. वही इस्लाम में जो अडल्ट्री का पनिशमेंट है वो क्या है, वो है कि अ पर्सन वुड बी फ्लॉग्ड ईच ऑफ देम विद 100 स्ट्राइप्स. तो इस स्टडी नोट्स में देखिए, अगर आपका मन करे तो पढ़ लीजिएगा कि जब क्रॉमवेल आए इंग्लैंड में, तो जब क्रॉमवेल ने कमांड संभाली इंग्लैंड की तो उन्होंने अडल्ट्री को कैपिटल पनिशमेंट से पनिश किया था. वहीं जब किंग चार्ल्स II आए क्रॉमवेल के बाद तो उन्होंने अडल्ट्री से कैपिटल पनिशमेंट हटा दिया था. अब एंशियंट जुडाइक लॉ में, जुडियो क्रिश्चियन लॉ में, जो अडल्ट्री है दैट इज़ पनिशेबल विद स्टोनिंग टू डेथ अगर इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन. और इस्लामिक वर्ल्ड में जो अडल्ट्री है शरीयत के हिसाब से इट इज़ ऑल्सो पनिशेबल विद स्टोनिंग टू डेथ. ठीक है, तो ये सारे पनिशमेंट हैं, कई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में फॉलो होते हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में फॉलो होते हैं अभी भी. बाकी वर्ल्ड से तो स्टोनिंग टू डेथ जा चुका है पर वहाँ पे अभी भी चलते हैं. सो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा. आपके लिए मैंने थियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी रख रखा है, प्राइवेसी का भी एस्पेक्ट रख रखा है. हम्मुराबी कोड में क्या था, हम्मुराबी कोड में ये था कि जो अडल्टरर है उनको डुबा के मार दिया जाएगा. दैट वाज द पनिशमेंट फॉर सिन ऑफ अडल्ट्री. ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट इट यू कैन, ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे ऐसे के पर्पस के लिए या अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए आप थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी लॉ ऑफ अडल्ट्री का देखना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा. इट वुड बी ऑफ एन इंटरेस्ट टू यू. ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर द लॉ ऑफ अडल्ट्री. अब हम आते हैं सेक्शन 498 पे. दैट इज़ एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट ऑफ मैरिड वुमन. So it says whoever takes or entices away any woman who is and whom he knows or has a reason to believe is a wife of other man from that man, or from whom any person or from any person having care of her on behalf of that man, with the intent that she may have illicit intercourse with any person, or conceals or detains
with that intent, any such woman shall be punished with imprisonment for description of a term which may extend to 2 years or fine or with both. तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? मेन 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है. पहला, टेकिंग और एंटाइसिंग अवे और कंसीलिंग और डिटेनिंग द वाइफ ऑफ अनदर मैन फ्रॉम दैट मैन और टेकिंग और फ्रॉम एनी पर्सन हैविंग द केयर ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ दैट मैन. तो ठीक है, अगर मैन नहीं है तो वाइफ की केयर अगर कोई और कर रहा है तो उसकी कस्टडी से एंटाइस करना इज मेड पनिशेबल. सेकेंड इंग्रेडिएंट इज such taking, enticing or concealing or detaining must be with the intent that she may have illicit intercourse with any person. Third is knowledge or reason to believe that a woman is the wife of another man. तो या तो knowledge हो या तो reason to believe होना चाहिए that a woman is wife of another man. अब एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि सेक्शन 366 और सेक्शन 498 ओवरलैप कर सकते हैं. अब इफ़ यू रिमेंबर, सेक्शन 366 इज किडनैपिंग और अडॉप्टिंग और इंड्यूसिंग अ वुमन टू कंपेल हर टू मैरिज और सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्सेट्रा. 366 अगर आपको याद हो आईपीसी का. तो वाइल एक चीज़ बता दूँ, 366 में मेन चीज़ क्या है, वहाँ पे किडनैपिंग और अडॉप्शन जो है वो इस इंटेंट से है कि नोइंग दैट अ वुमन विल बी फोर्स्ड टू मैरी एनी पर्सन अगेंस्ट हर विल और शी विल बी फोर्स्ड और सेड्यूस्ड टू अ इलिसिट इंटरकोर्स, उसका पनिशमेंट है. वाइल 498 में मेन चीज़ क्या है, एडिशनल इंग्रेडिएंट्स क्या है कि यहाँ पे वुमेन शुड बी मैरिड विद अनदर मैन. सेकेंड इज अक्यूज्ड हैज़ टेकन हर अवे विद द नॉलेज दैट शी इज़ द वाइफ ऑफ अनदर पर्सन. ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स 366 में नहीं है. तो अगर कभी डिफरेंस की बात आ जाए, जो कि एग्ज़ाम में नहीं आएगी क्योंकि एग्ज़ाम में इस डिफरेंस को लेके कभी नहीं पूछते, लेकिन अगर पूछ लें तो मैं आपको बता दे रहा हूँ. 2 एडिशनल रिक्वायरमेंट 498 की क्या है कि पहला कि अक्यूज्ड के पास नॉलेज है कि दैट पर्सन इज वाइफ ऑफ अनदर, ठीक है, और दूसरा दैट अ वुमन इज अ मैरिड वुमन. तो नॉलेज ऑफ द अक्यूज्ड एज टू मैरिटल रिलेशनशिप ऑफ द वुमन इज एसेंशियल. ये बहुत एसेंशियल है 498 के लिए. तो अगर कभी भी सवाल आए कि क्या 498A इज अ माइनर ऑफेंस अंडर सेक्शन 366 और क्या CRPC के सेक्शन 222 के रिकॉर्ड से लेके अगर मान लीजिए 366 के फैक्ट्स प्रूव नहीं होते तो क्या आप 498 में कन्विक्शन कर सकते हैं? उसका आंसर होगा नो, बिकॉज 498 हैज़ नॉट बीन हेल्ड टू बी अ माइनर ऑफेंस अंडर सेक्शन 366 क्योंकि इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हैं. ठीक है, 366 में कहीं भी मैरिटल वुमेन की बात नहीं की गई है और वहाँ पे जो नॉलेज का क्राइटेरिया है वो अलग है. ठीक है, वहाँ पे नॉलेज किस चीज़ की होनी चाहिए? नोइंग दैट इट इज़ लाइकली दैट शी विल बी आइदर फोर्स्ड और सेड्यूस्ड टू एन इलिसिट इंटरकोर्स और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट शी विल बी कंपेल्ड टू मैरी अ पर्सन अगेंस्ट हर विल. ये 366 का क्राइटेरिया है और किडनैपिंग और अडॉप्शन वहाँ पे होना चाहिए और वो मेन इंटेंट है जो वहाँ पे पनिश किया गया है. 498 में क्या है? टेकिंग और एंटाइसमेंट. तो ये आपको याद होगा किडनैपिंग में मैंने आपको समझाया था. टेकिंग डज नॉट मीन टेकिंग बाय फोर्स, it means something different from enticing. It is enough that the accused personally and actively assisted the wife to get away from her husband's house or from the custody of any person who was taking care of her. Taking implies that there is some influence, physical or moral, brought on the mind of wife by the accused. ठीक है, with the intent to induce wife to leave her husband. तो taking के अंदर आप literal force मत समझ लीजिएगा. It is not just taking by force. It is enough to satisfy the criteria of taking that the accused person has personally or actively assisted the wife to get away from her husband's house or custody of any person who was taking care of her on the behalf of a person, or he casted some moral or physical influence upon her to get away from her husband's house. ये उसकी कैटेगरी में आ जाएगा. अब एक एक्सप्रेशन इसमें यूज़ हुआ है दैट इज़ डिटेन. ठीक है, तो डिटेन का आप क्या मतलब समझेंगे? डिटेन मीन्स कीप बैक, एंड कीपिंग बैक नीड नॉट नेसेसरली बी बाय फिजिकल फोर्स. इट मे बी बाय परसुएशन और बाय अल्योरमेंट एंड ब्लैंडिशमेंट. तारीफ करके भी,
या मॉरल या इमोशनल मैनिपुलेशन के थ्रू भी, वो भी उसकी कैटेगरी में आ जाएगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में फोर्स इन्वॉल्व हो। सो टू कॉन्स्टिट्यूट डिटेंशन प्रूफ ऑफ सम काइंड ऑफ परसुएशन इज़ नेसेसरी। ये बात ध्यान रखिएगा, परसुएशन, अल्योरमेंट या बैनिशमेंट भी डिटेंशन की कैटेगरी में आ जाएंगे अगर इनके थ्रू अ वुमन हैज़ बीन केप्ट बैक एंड द इंटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इज दैट थ्रू दिस मॉरल persuasion, allurement और blandishment I may make the woman not go back to her husband। ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो वर्ड डिटेंशन यूज़ किया गया है 498 में, ये एजस्डम जनरस पढ़ा जाएगा विद द रेस्ट ऑफ द सेक्शन। तो डिटेंशन को आपको एंटाइसमेंट और कंसीलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। इसका मतलब ये होगा कि डज नॉट इम्प्लाई दैट अ वुमन इज़ बीइंग केप्ट अगेंस्ट हर विल। यहाँ पे अगेंस्ट हर विल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इवन विद द कंसेंट ऑफ द वुमन, अगर वो कंसेंट परसुएशन, अल्यूरमेंट या बैंडिशमेंट से ली गई है, दैट वुड ऑल्सो अमाउंट टू डिटेंशन। तो कंसेंट ऑफ द वुमन विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट द डिफेंस। ठीक है, अक्यूज के लिए वो डिफेंस नहीं होगा कि वो ये बोल ले कि वाइफ की मर्जी थी, वो रहना चाहती थी, तो वो कंसेंट विल नॉट अमाउंट टू अ डिफेंस। ठीक है, वो डिटेंशन का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर देगी एंड द अक्यूज पर्सन कैन नॉट टेक द डिफेंस दैट द वाइफ हरसेल्फ कंसेंटेड टू स्टे विद मी। अब एक बात ये उठती है कि ऐसे मैटर्स में आप ये कैसे साबित करेंगे कि परसुएशन, अल्यूरमेंट या ब्लैंडिशमेंट था? साबित तो नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस इन चीज़ों का नहीं होता। तो इस पे इन्फेरेंस अराइज हो सकता है फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस से। तो अगर फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस आपने ऐसे प्रोड्यूस कर दिए कोर्ट के सामने, जहाँ पे कोर्ट के सामने डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, पर उन फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस से एक इन्फेरेंस अराइज हो सकता है कि येस, यहाँ पे परसुएशन और अल्यूरमेंट का एलिमेंट है, और भले ही फिजिकल फोर्स प्रेजेंट हो या ना हो। फिजिकल फोर्स प्रेजेंट हो तो और भी आसान हो जाता है प्रूव करने का, लेकिन जनरली ऐसे ऑफेंसेस में फिजिकल फोर्स नहीं प्रेजेंट होती। यहाँ पे ज़्यादातर अल्यूरमेंट या परसुएशन के थ्रू वाइफ को रखा जाता है। तो ऐसे में आप इन्फेरेंस के थ्रू भी कोर्ट के दिमाग में डाल सकते हैं कि डिटेंशन का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया है। तो कोर्ट जो है ना, कैन ऑल्सो हैव रिजॉर्ट टू इनडायरेक्ट एविडेंस and inferences from the fact or circumstances, the conduct of the parties and whatever circumstantial evidence that is available, उसके बेसिस पे भी कन्विक्ट कर सकता है 498 में। क्योंकि ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों का डायरेक्ट प्रूफ नहीं अवेलेबल होता, इनडायरेक्ट प्रूफ पे ही ज़्यादातर कन्विक्शन होता है। तो यहाँ पे आपके ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज ख़त्म हो गए। अब आते हैं क्रूएलिटी पे। क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। तो सेक्शन 498 कहता है, whoever being the husband or relative or the husband of a woman subject such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। अब explanation क्या कहती है? For the purpose of this section, cruelty means any willful conduct which is of such nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health, whether mental or physical, of the woman, or B, harassment of the woman where such harassment is with a view to coercing her or the person related to her to meet an unlawful demand for any property or valuable security is account of failure of her or any person related to her to meet such demand। तो मतलब जो क्लॉज बी है वो डाउरी को लेके हैरेसमेंट को पेनलाइज करता है, और जो क्लॉज ए है एक्सप्लेनेशन का, वो मेंटल या फिजिकल क्रुएलिटी सिंप्लिसिटर को पनिश करता है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 304B में जैसे 7 साल का मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि डेथ 7 साल में ऑकर होनी चाहिए, 498A में ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं ये बात, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो इंग्रेडिएंट्स क्या मिलते हैं आपको 498A के? फर्स्ट, वुमेन मस्ट बी मैरिड। सेकंड, शी मस्ट बी सब्जेक्ट टू क्रुएलिटी और हरासमेंट। एंड थर्ड, इट मस्ट बी प्रूवन दैट सच क्रुएलिटी और हरासमेंट वाज आइदर बाय द हस्बैंड और द रिलेटिव और ऑफ हर हस्बैंड। तो ज़्यादातर जो आपको ये सेक्शन मिलेगा, ये आपको 304B के कॉन्टेक्स्ट में मिलता है, जहाँ पे अगर वुमेन की डेथ हो गई। तो ध्यान रखिएगा, 304B के कॉन्टेक्स्ट में 498A माइनर ऑफेंस है। अब इसको लेके एक केस बता दूँ आपको। आपने एक केस सुना होगा जहाँ पे ये बोला गया था कि फैमिली वेलफेयर कमेटी बैठेगी और उसकी कंसेंट के बाद ही 498A के केसेस रजिस्टर होंगे, क्योंकि 498A के केसेस सुप्रीम कोर्ट ने भी नोट किया अक्सर फ्रॉड होते हैं,
झूठे होते हैं, लेकिन ये भी है कि कुछ केसेस सच भी होते हैं। तो 498A के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने बोल दिया था कि फैमिली वेलफेयर कमेटी बैठेंगी और फिर उनकी कंसेंट के बाद ही केस फाइल होगा 498A में। ये राजेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का डायरेक्शन था, जुलाई 2017 में ये डायरेक्शन दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस डायरेक्शन को ओवर रूल कर दिया था, सोशल एक्शन फॉर मानव अधिकार एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देखिए लेजिस्लेशन जो है ये सिर्फ लेजिस्लेचर कर सकता है, और दूसरी बात ये कि चूँकि 498A कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और ललिता कुमारी में क्या बोला गया था कि पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर करना ही है, तो 2 जजेस की बेंच ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के 5 जजेस की बेंच के ऑर्डर का वायलेशन कर रही है, और दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर जुडिशियल रिकोर्स। ठीक है, साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया लॉ कमीशन की रिपोर्ट को देखते हुए कि देखिए अगर पार्टीज़ में सेटलमेंट हो जाता है तो पार्टीज़ हाई कोर्ट में जा सकती हैं 482 CRPC में और केस को क्वॉश करवा सकती हैं, अज्यूमिंग कि क्वॉश करने के ग्राउंड्स हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको सिर्फ ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की गाइडलाइंस का ध्यान रखना है, जो अरेस्ट के कंटेक्स्ट में दी गई हैं और FIR के रजिस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में दी गई हैं और इन्वेस्टिगेशन के भी कंटेक्स्ट में दी गई हैं। तो सबसे अच्छा तो होगा अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, या आपने CRPC में पढ़ा होगा, ये केस थोड़ा CRPC से ज़्यादा रिलेट करता है। तो जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये डायरेक्शन दिया गया था कि यूजुअली जो मैजिस्ट्रेट्स हैं रिमांड नहीं ऑर्डर करेंगे अगर 498A का केस है या कोई भी ऑफेंस जो 7 साल से कम से पनिशेबल है या अप टू 7 ईयर्स से पनिशेबल है। दूसरा कि मैजिस्ट्रेट मैकेनिकली काम नहीं करेंगे, और अगर मान लीजिए पुलिस रिमांड के लिए मूव करती है तो मैजिस्ट्रेट को उस पर रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे, अगर नहीं रिकॉर्ड किए तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट पे हो जाएगी। तीसरी चीज़ क्या होल्ड की उन्होंने, वो ये होल्ड की कि जनरली पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट नहीं करेंगे पर्सन्स को जिन्होंने ऑफेंस कमिट किया है अंडर 498A जब तक कि अरेस्ट के जो रिक्वायरमेंट हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते, और एक चेकलिस्ट बनानी पड़ती है। और जब एक बार ये डिसाइड कर लिया कि अरेस्ट नहीं करना है तो वो कौन सा प्रोसीजर से रिकोर्स करेंगे, 41A ऑफ द CRPC, जहाँ पे नोटिस दे के आप पुलिस स्टेशन में बुलाएंगे। हाँ, अगर ये दिख जाए कि जो पर्सन है वो नोटिस से कंप्लाई नहीं कर रहा है, ही इज़ टैम्परिंग विद एविडेंस, ही इज़ थ्रेटनिंग द विटनेसेस, तब आप अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन चेकलिस्ट वेस्टलिस्ट ड्रॉ करनी होती है, और ऑटोमेटिक अरेस्ट कोर्ट ने बंद कर दी थी। सिमिलरली ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश ने बोला था कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR मैंडेटरी है, पुलिस ऑफिसर्स के पास 2 व्यू पॉसिबल नहीं है। जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ UP, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो अरेस्ट को लेके बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस हैं। तो बेसिकली वो CRPC का ज़्यादा टॉपिक है और उसे कंसेंट में बात बोली थी। मुझे बस इस केस में आपको इतना बताना था कि ये जो फैमिली वेलफेयर कमेटी को और उसके कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जजमेंट था कि अगर आपने कभी भी पढ़ा हो और आपके ध्यान में हो तो वो ध्यान रखिएगा, वो ओवर रूल हो चुका है। राजेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का डायरेक्शन ओवर रूल हो चुका है। दैट इज़ नॉट द गुड लॉ एंड दैट जजमेंट हैज़ बीन डन अवे विद उस पॉइंट पे। बाकी फैमिली वेलफेयर कमेटी के अलावा जितने भी पॉइंट्स थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटैक्ट रखा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि एक पैरेलल इन्वेस्टिगेटिव या एक पैरेलल जुडिशियल अथॉरिटी नहीं हो सकती, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने राजेश शर्मा में क्रिएट कर दिया है। तो इसलिए फैमिली वेलफेयर कमेटी का डायरेक्शन हटा दिया। बाकी के डायरेक्शन जो थे 482 में क्वाशिंग को लेके, कॉम्प्रोमाइज़ को लेके, उसको इंटैक्ट रखा था। 482 के थोड़े अपने अलग नुआंसेस होते हैं, तो वो तो खैर CRPC का टॉपिक है। IPC में यू नीड नॉट बी कंसर्न विद इट। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो क्या है कि जो 498A है वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। ये अगेन CRPC के कंटेक्स्ट में है। ठीक है, क्योंकि CRPC में लिमिटेशन का एक पीरियड होता है। अगर मान लीजिए कोई ऑफेंस मैक्सिमम 3 साल से पनिशेबल है और 3 साल तक FIR ना की जाए या क्रिमिनल लॉ को प्रोसेस में ना लाया जाए तो केस क्लोज हो जाता है। ये बहुत ही माइनर ऑफेंसेस के लिए लिमिटेशन का एक एक्सपेरिमेंट किया गया है CRPC में। तो एक पॉइंट होल्ड हुआ था कि क्या 498A इज़ अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। तो सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत कैटेगोरिकली बोला था कि येस इट इज़ अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, और
जब तक क्रूएलिटी चलती रहती है तब तक एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्रूएलिटी इज़ अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। अब कुछ लोग 498A को डाउरी डाउरी बोलते हैं, डाउरी मत बोलिएगा, क्रूएलिटी बोलिएगा, ठीक है। क्रूएलिटी बोलेंगे तो आपको सेक्शन याद रहेगा। डाउरी डेथ 304B में है, ऑलराइट। अब कंटिन्यूइंग ऑफेंस को लेके मैंने आपको एक जजमेंट दे रखा है, एंथनी जोस वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। उसमें वही बात की गई है कि क्रूएलिटी इज़ अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट कोर्ट करके ये बात बोली थी। यू कैन ईजिली कोर्ट दैट जजमेंट, ठीक है। इसमें क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि आप नई चीज़ बता रहे हैं, आप ऐसे ही लाइन लिख दे। जजमेंट देने की ज़रूरत नहीं है इन सारी चीज़ों पे। इनफैक्ट मैक्सिमम चीज़ों पे जजमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। ये सब जजमेंट मैं आपको सिर्फ साइटेशन के पर्पज़ के लिए देता हूँ। वहीं पे एक चीज़ बताता हूँ कि क्या, लेट अस सपोज इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट लॉफुली मैरिड टू अ पर्सन, ठीक है, अ पर्सन इज़ नॉट लॉफुली मैरिड टू अ वुमन, लेट अस सपोज, तो क्या वो प्रोसिक्यूट हो सकता है डाउरी के लिए या क्रूएलिटी के लिए? डाउरी डेथ के लिए या क्रूएलिटी के लिए प्रोसिक्यूट हो सकता है कि नहीं? द आंसर इज़ येस, ही कैन बी। रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम में ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने हेडन्स रूल का यूज़ करते हुए, हेडन्स रूल इज़ अ रूल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, जहाँ पे कोर्ट देखता है कि लेजिस्लेचर ने किस प्रॉब्लम को हटाने के लिए इनैक्टमेंट किया है, और जो कोर्ट है लॉ का इंटरप्रिटेशन ऐसे ही करेगा जिससे कि उस प्रॉब्लम को हटाने में आसानी हो। इस तरीके से इंटरप्रिटेशन नहीं करेगा कि वो लॉ ही रिडंडेंट हो जाए। तो रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कैन अ पर्सन who enters into a marital arrangement be allowed to take a shelter behind a smoke screen to contend that since there is no valid marriage, the question of dowry does not arise. कोर्ट ने बोला such legal niceties would destroy the purpose of provision. Such hair-splitting legalistic approach would encourage harassment to a woman over demand of money. तो यही सारी चीज़ें और हेडलाइंस रूल को इन्वोक करते हुए कोर्ट ने बोला 498A के लिए भी पर्सन प्रोसिक्यूट हो सकता है और 304B के लिए भी पर्सन प्रोसिक्यूट हो सकता है, ठीक है। तो इस रूल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन को क्या कहते हैं? हिडन्स रूल। हिडन्स रूल कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है? हिडन्स केस में। इसको कहते हैं सप्रेशन ऑफ मिस्चिफ रूल, ठीक है। इसको भी सप्रेशन ऑफ मिस्चिफ रूल भी कहा जाता है। ये स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशंस की अगर बुक है आपके पास तो आपको मिल जाएगा। ये सब रूल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन होते हैं। तो कोर्ट ने 498A और 304B के लिए पर्पसिव इंटरप्रिटेशन किया और बोला कि अगर लॉफुली मैरिड भी नहीं है या सेकेंड मैरिज है तब भी अ पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर 498A और 304B। तो जब भी जजमेंट कोट करना होगा इस पॉइंट पे तो रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम है कोट करना है। ये लोकस क्लासिकस है इस पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे अराइज किया था ये पॉइंट। नेक्स्ट इन पॉइंट, इसमें आपको ये बताना ज़रूरी है कि कई केसेस सुप्रीम कोर्ट में ऐसे हुए कि 498A को स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए बिकॉज it is being abused again and again and hence it should be declared unconstitutional. तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पॉइंट बता रहा हूँ, इट्स नॉट पर से रिलेटेड टू सेक्शन 498A। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि मिसयूज ऑफ लॉ इज नॉट अ ग्राउंड टू setting it aside or striking it down. Alright, mere misuse of law or mere possibility of abuse of provision of law does not per se invalidate a legislation. Alright, इस पर्पज़ के लिए एक 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, माफत लाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें जजेस ने बोला था कि पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज ऑफ अ प्रोविजन by those in charge of administering it cannot be a ground for holding a provision procedurally or substantially unreasonable. 498A के पॉइंट पे सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली थी बाय कोटिंग द सेम जजमेंट कि mere possibility of abuse or misuse of the provision cannot be a ground for striking it down. अब इसके साथ 498A के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात बोली थी कि 498A और 304B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते, बट दोनों का कॉमन बैकग्राउंड है। तो जब भी आप 304B का केस देखेंगे तो वहाँ पे 498A का चार्ज ऑटोमेटिकली ही लगा होगा, ठीक है। सिमिलरली एक पॉइंट और बताता हूँ, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप
अबेटमेंट टू सुसाइड में माना जा सकता है क्या? वो क्रूएलिटी की डेफिनेशन में आता है? तो देखिए, पर से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप डज नॉट कम विद इन दी डेफिनेशन ऑफ क्रूएलिटी। ये पिनाकिन महापात्रे रावल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था। ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस था, तो उसके लिए अबेटमेंट के लिए बता रहे थे जो क्रूएलिटी वाइफ पे की गई है वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की वजह से की गई है, जो हस्बैंड का किसी और वुमेन के साथ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलिगेशन ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर साबित हो गया तो इट इज़ इलीगल एंड इमोरल, क्योंकि इस टाइम पे अडल्ट्री जिंदा थी इसलिए बोल रहे थे। बट it does not lead to an automatic presumption that the accused has provoked, enticed or induced the wife to commit suicide। तो ऑटोमेटिकली उसे क्रूएलिटी नहीं माना था। सिमिलरली घुसाबाई रायसंग भाई चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में 2015 का जजमेंट है। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इफ़ इलिसिट रिलेशनशिप इज प्रूव्ड, then unless some other acceptable evidence is brought on record to establish high degree of mental cruelty, तब तक 498A में सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसकी डेफिनेशन में नहीं जाएगा, क्रूएलिटी की डेफिनेशन में। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें भी पिनाकिन महापात्रे रावल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का जजमेंट कोट किया गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, दोनों ही जजमेंट्स जो हैं स्टेट ऑफ गुजरात से रिलेट करते हैं। तो देखिए, पर से मतलब बाय इट सेल्फ, कि ऑटोमेटिकली आपने मान लिया कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है हेंस क्रूएलिटी। नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बाय इट सेल्फ विल नॉट अमाउंट टू क्रूएलिटी। लेकिन एक केस था लक्ष्मण राम माने वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा डिस्कॉर्डेंट नोट स्ट्राइक किया था कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप क्रूएलिटी की डेफिनेशन में आता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस जजमेंट पे रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि 4 पेजेस का जजमेंट है, रीजन जजमेंट नहीं है। और जो एक्यूरेट पोजीशन है उसमें पिनाकिन महापात्रे रावल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात और घुसाबाई रायसंगन भाई चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में ले डाउन की गई है। वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन्ड है और रीजन जजमेंट है। सो दैट इज़ द करेक्ट पोजीशन टू फॉलो। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ें क्लैरिफाई करता हूँ अपनी तरफ से कि देखिए, ऐसा भी मत मान लीजिएगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप अगर से वाइफ पे क्रूएलिटी इन्फ्लिक्ट करने के लिए किया जा रहा है तो फिर वो क्रूएलिटी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप कि किसी भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में अगर एविडेंसेस ऐसे आ गए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ इस इंटेंशन से किया गया था कि वाइफ को हैरेस किया जाए या वाइफ को डाउरी के लिए फोर्स किया जाए या वाइफ के ऊपर प्रेशर डाला जाए या उसके ऊपर मेंटल क्रूएलिटी की जाए थ्रू दीज मीन्स, तब वो क्रूएलिटी की डेफिनेशन में आ जाएगा। ये जो जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट में ना, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन कह रहा था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो क्रूएलिटी, और अगर क्रूएलिटी एस्टैब्लिश हो गई तो ये 498 में पनिशमेंट है और 304B और 306 में भी जाएगा, जस्ट इन केस, क्योंकि एक केस में तो वुमेन ने सुसाइड ही कर ली थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर से क्रूएलिटी में नहीं आता, क्योंकि लेट अस सपोज अ मैन इज लविंग अनदर वुमन, तो उसका इंटेंशन क्रूएलिटी का नहीं है, मेंसरिया होनी ज़रूरी है 498A के लिए। यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि इफ अ मैन इज लविंग अनदर वुमन, ही इज नॉट लविंग अनदर वुमन बिकॉज ही वॉन्ट्स टू इन्फ्लिक्ट क्रूएलिटी ऑन हिज एक्चुअल वाइफ। It could be that those emotions are entirely different. But if a man is actually engaging in extramarital affair with the sole purpose of inflicting cruelty on his wife, then that would amount to cruelty. इन दोनों चीज़ में डिफरेंस का ध्यान रखना है। तो हाई डिग्री ऑफ उसके लिए एविडेंस आना चाहिए। यही बात घुसाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी कि इलिसिट रिलेशनशिप बाय इटसेल्फ तो क्रूएलिटी की डेफिनेशन में नहीं आएगा जब तक आप एक्सेप्टेबल एविडेंस से हाई डिग्री ऑफ मेंटल क्रूएलिटी रिकॉर्ड पे एस्टैब्लिश नहीं करते। ऑलराइट, ओनली देन इट वुड अमाउंट टू क्रूएलिटी, जब आप एक्सेप्टेबल एविडेंस से, रेलेवेंट एविडेंस से हाई डिग्री ऑफ मेंटल क्रूएलिटी एस्टैब्लिश कर देते हैं। बट पर से ये कहना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है हेंस क्रूएलिटी, दैट इज़ नॉट द करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा
यही चीज़ें 498A के कंटेक्स्ट में रेलेवेंट है। अब आपको कुछ इलस्ट्रेशन दे देता हूँ। अगर कोई हस्बैंड या उसके रिलेटिव वुमेन की चैस्टिटी पे अटैक करते हैं, फॉल्स अटैक करते हैं उसकी चैस्टिटी पे, तो दैट वुड अमाउंट टू क्रुएलिटी। हैरेसमेंट फॉर डाउरी तो आप बहुत आसानी से समझते हैं कि वो तो क्रुएलिटी की डेफिनेशन में आ जाएगा। फिजिकल क्रुएलिटी भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि बीटिंग अ वुमन is also within the category, beating the wife is also within the category of cruelty। ठीक है। अब एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए हस्बैंड ने लेट अस सपोज एक सिंगल आइसोलेटेड इंसिडेंस में डाउरी की बात कर दी कि हो सके, लेट अस सपोज हस्बैंड ने कह दिया वाइफ से कि हो सके तो अपने फादर से थोड़े दहेज की बात करिए। लेट अस सपोज एक आइसोलेटेड इंसिडेंस था और उसके बाद कुछ भी नहीं किया, ठीक है, द हस्बैंड एक्टेड एज इफ ही हैज़ नेवर सेड दैट, और आगे चल के भी कभी भी डाउरी का मेंशन नहीं हुआ, तो एक सिंगल आइसोलेटेड इंसिडेंस भी 498A में क्रुएलिटी नहीं अमाउंट करेगा। सिमिलरली अगर असिस्टेंस की बात की गई है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करता है हस्बैंड वाइफ से, तो वो भी डाउरी की डेफिनेशन में नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। साथ में ऑर्डिनरी वेयर एंड टेयर ऑफ मैरिज विल ऑल्सो नॉट अमाउंट टू क्रुएलिटी। लेट अस सपोज हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा हो जाता है खाने को लेके, या पॉलिटिकल पार्टीज को लेके झगड़ा हो जाता है, हस्बैंड बीजेपी सपोर्टर है, वाइफ कांग्रेस सपोर्टर है, बोथ ऑफ देम फाइट अमंगस्ट ईच अदर, तो क्या वो क्रुएलिटी है? नो, दैट इज़ नॉट क्रुएलिटी एज पनिशेबल अंडर 498A। ठीक है। सो मेयर वेयर एंड टेयर ऑफ मैरिज, मेयर disagreements, these do not amount to cruelty. Similarly, let us suppose the husband says to woman that you are not pretty or you are not looking pretty today, or let us suppose he says that you look fat in this particular dress. That is also not cruelty. Now why do you think I am mentioning these petty things? Because इस पे actually cases हुए हैं, ठीक है, इस पर कोर्ट्स ने बोला है कि नो दिस डजंट अमाउंट टू क्रुएलिटी। लेकिन हर पॉइंट पे केसेस नहीं बताए जाते, वरना फिर ये होता है ना कि केस लॉ ओवरलोड हो जाता है किसी के दिमाग में। आई डोंट वांट दैट सिचुएशन, आई जस्ट वांट यू टू बी अवेयर अबाउट इट। लेट अस सपोज, एक और इलस्ट्रेशन देता हूँ। लेट अस सपोज द हस्बैंड सेज टू हिज वाइफ दैट आई वांट यू टू यू नो असिस्ट द इन लॉज, मतलब अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ की हेल्प करो। दैट ऑल्सो डज नॉट अमाउंट टू क्रुएलिटी। तो ये सारी चीज़ें आर नॉट विद इन द एम्बिट ऑफ क्रुएलिटी, यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस सिचुएशन। तो क्वेश्चन आपका 498A पे क्या आ सकता है? आपको 498A में छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं। तो अगर एक केस अगर आपको कोट करना है तो रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम कोट करेगा, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी पोजीशन बताता है कि 498A सिर्फ लीगली वेडेड वाइफ पे एप्लीकेबल नहीं है। इसमें अगर वाइफ से मैरिज इनवैलिड है या वो लीगल वाइफ नहीं है तब भी 498A अप्लाई करता है, क्योंकि ये न्यूसेंस हटानी है ना डाउरी और क्रुएलिटी की। इसलिए द सुप्रीम कोर्ट बाय रिजॉर्टिंग टू हेडन्स रूल हैज़ हेल्ड दैट 498A of the IPC would even apply when the wife is not legally married to the husband। ठीक है। तो ये मेन चीज़ें थी दैट यू शुड बी अवेयर। अब एक लॉ कमीशन के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ 498A को लेके। अब लॉ कमीशन ने अपनी 243rd रिपोर्ट में कुछ सजेशंस दिए थे 498A को लेके कि ऑफेंस को पहली बात कंपाउंडेबल कर देना चाहिए विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट एंड सब्जेक्ट टू कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 3 months। दूसरा सजेशन ये दिया था कि ऑफेंस शुड रिमेन नॉन बेलेबल, however the safeguard against the arbitrary and unwarranted arrest lies in strictly observing the letter and spirit of the conditions laid down in section 41 and 41A of the CRPC। तो सेक्शन 41 और 41A ऑफ द CRPC को अगर फॉलो किया जाएगा तो एडुकेट सेफगार्ड बनी रहेगी। तो ये कहाँ पे इंश्योर हो गया? अरनेश कुमार और स्टेट ऑफ बिहार में, ठीक है। वहाँ पे ये भी बोला था अगर पुलिस ऑफिसर ने इन गाइडलाइंस को नहीं फॉलो किया तो कंटेम्प्ट में सज़ा होगी। Third is there should be a monitoring mechanism in the police department to keep a track of section 498A and the observance of guidelines. And last is that there is a need for expeditious disposal of cases under 498A and it should be given special attention by the judiciary and the prosecution both। तो इसमें सबसे मेन चीज़ आपको क्या फोकस करनी है? द डायरेक्शन फॉर कंपाउंडिंग विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट एंड द कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 3 months। ये मेन चीज़ है, इसका ध्यान रखिएगा। ये लॉ कमीशन की कौन सी रिपोर्ट में बोला गया? 243rd रिपोर्ट में।
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में लॉ कमीशन को डायरेक्शन दिया था कि इसमें कुछ देखिए कि 498 ए में क्या क्या चेंजेस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के परसुएंट में लॉ कमीशन ने अपनी 243rd रिपोर्ट सबमिट की थी और उसमें ये डायरेक्शन दिए थे। सिविल साइड पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 498 ए का जब भी प्रोसिक्यूशन होगा तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 भी अट्रैक्ट होगी। ठीक है, वहाँ पे सेपरेट शेल्टर, मेंटेनेंस एक्सेट्रा उनके प्रोविजंस हैं और एडिक्वेट ऐसे प्रोविजंस हैं विच आर वेरी पोटेंट। तो इफ़ यू आर अ लॉयर and you happen to come across a case of 498A and you are on the side of wife, then always remember that you need to file cases under Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 as well, and ensure that a woman has a separate shelter, has maintenance, and all the other proceedings of the CRPC that you need to follow, you should follow. Alright, 125 and the maintenance order, separate shelter order, and even apply for a restraining order from the civil court that the husband would not, harass the wife or will come and meet the wife without her permission. तो अब ये आपका प्राइमरली था 498A भी, ये भी हो गया। नाउ नथिंग मच इज़ लेफ्ट। आई थिंक प्राइमरली मैंने सभी कुछ करवा दिया इसका। अब आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक लेता हूँ। अब ये सारे नुआंस टॉपिक नहीं है, अब सारे टॉपिक्स आईपीसी में ऐसे हैं जो आप सेक्शन लेवल पे खुद पढ़ सकते हैं। इतने नुआंस टॉपिक थे, मैंने कवर करवा दिए। नथिंग एल्स इज़ नुआंस्ड। ठीक है, अब नुआंस का मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उसमें, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, तो आई थिंक वी आर डन हेयर एंड आई विल सी यू टुमारो।